नमस्कार। आज मैं बिंदु झा और सुनील झा जो बहुत बड़े चीटर हैं उनकी हिस्ट्री खोल रहा हूँ। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनें, देखें और अपने मिलने वालों को भी ये फॉरवर्ड करें, क्योंकि ये बहुत बड़े चीटर हैं। आदमी को अपने कॉन्फिडेंस में लेके बहुत दुनिया को लूट रहे हैं। अब मेरे साथ जो मैंने EOW में केस किया था, उस केस से बचने के लिए उन्होंने मेरे ऊपर झूठा केस कक्कड़डुम्मा कोर्ट में दर्ज कराया था 1,28,00,000 का, और 20 लाख एक और का किया था। परंतु वहाँ पे कोई भी वे प्रूफ नहीं दे सके, और प्रूफ नहीं दे सके, केस जो है वहाँ से बंद कर दिया और इनको कह दिया कि आपका झूठा केस है। ये बात है 20 नवंबर 2023 की, और इसकी जो कॉपी मेरे को मिली है फैसले की 12 फरवरी 2024 को। और मेरे साथ फरार क्या किया है इसने, कत्यानी चैनल में भी हेरा फेरी की है, जिसमें कि इसने सिकंदराबाद बुलंदशहर में है, उसमें बड़ा फार्म हाउस बना रखा है, सारा पैसा वहाँ लगाया है। और इसकी औरत और ये दोनों महाचीटर हैं। और सुनील झा तो जोधपुर में दूरदर्शन में डायरेक्टर की पोस्ट पे था, वहाँ पे भी इसने घपला किया था, जो कि अरेस्ट होने के बाद JK श्रीवास्तव जी ने इसको जमानत पे छुड़वाया था, उसको नहीं बख्शा इसने, और मेरे को झूठे बलप में लेके मेरे से पैसा ठगा। और इसने जब कक्कड़डुम्मा में हार गया तो हाई कोर्ट में 182 पेज की फिर दोबारा इसने मेरे ऊपर केस बनाने की कोशिश की, परंतु उसमें जज ने कहा कि प्रूफ तो ला के दो इसका। तो अभी देखिए कि पूरा साल हो गया, अभी तक कोई प्रूफ नहीं वहाँ दे सके, डेट पे डेट लेते रहते हैं। और मेरा जो केस है ये जेन्युइन है, और इसकी सबसे बड़ी देन क्या है कि हर पेशी पे ये वकील बदल देता है। जो नया वकील आता है कहते हैं मेरे पास एक कागज, मुझे कागज चाहिए। 2020 से आज 2024 ख़त्म होने लगा, अभी तक केस की सुनवाई नहीं हुई। और अब 11 दिसंबर को सुनवाई है, उसमें तो जाके मैं जज से खुद ही कहूँगा कि वकील कोई नहीं लड़ेगा, मैं खुद ही लड़ूँगा। जो मेरे केस के इंक्वायरी है वो पुलिस ने की है, सारे प्रूफ आपको दिए हैं, और इन प्रूफों के ऊपर से वो चैनल को कैसे चला रहा है। अब वही चैनल, पहले इसका नाम जॉल बुक था, फिर संस्कृति चैनल नाम रखा इसका, जो प्रोग्राम मैं चला रहा था। और डिश TV में जबकि डील हुई थी 1.5 करोड़ की साल की, और इसने मेरे से 2,40,00,000 दिलाए थे। 45 लाख रुपया जो है उसकी कोई किसी किस्म की वो नहीं लिखा पड़ी कि किस चीज़ का है, सिर्फ उसी की रसीद है जो 1.5 करोड़ लेता था। अब मैंने इसको जितना पैसा दिया उसकी सारी की डिटेल है इसके ऊपर। अब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अब इस कोर्ट केस को मैं अपने को, जब 30,000 में फैसला नहीं हो रहा, डेट पे डेट पड़ रही है, दोबारा इसको हाई कोर्ट ले जाऊंगा। पहले
30,000 से इसको जब सज़ा हुई थी तो इसने हाई कोर्ट से जमानत कराई थी। तो जमानत में जज ने कहा था कि 2,21,00,000 रुपये पहले जमा कराओ तब होना। इसको तो अरेस्ट कर लिया था। इसकी औरत को एसीपी था कपिल ईओडब्ल्यू में, उसने उसको अरेस्ट नहीं करने दिया था और ये भागती रही। और उसके बाद 3 बार इन्होंने समझौते के लिए डेट ली कोर्ट से और पैसा नहीं देना चाहते, मेरे समझौता करना चाहते थे कि आप केस उठा लो। भाई मैं केस कैसे उठा लूँ जब तुम पैसा नहीं मेरे को दे रहे हैं। तो मैंने इसको कहा कि मैं जे.के. श्रीवास्तव नहीं हूँ कि आप घर बैठ जाऊँ जाके, मैं तो एक एक पैसे का हिसाब लूँगा और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ेगा तो भी मैं जाऊँगा। और आज मैंने निश्चय किया है कि अब जो 11 दिसंबर को डेट है इस पे मैं खुद ही जज से पूछूंगा कि आप कितने के इसको प्रूफ देंगे, कितने के दिलाएंगे। आज तक सब जजों को इसने बेवकूफ़ बनाया और इसके पास हराम का पैसा इतना पूछो मत। और इसकी पूरी जायदाद का पता किया जाए, जो इसकी औरत बिंदु के नाम से प्रॉपर्टियाँ हैं और उनके नाम से ली होगी उसका मैं कह नहीं सकता। दिल्ली में भी कितनी है और यूपी में भी कितनी है। अब यूपी में मैं तो चाहता हूँ कि सरकार जो इसका सिकंदराबाद में फार्म हाउस है उस फार्म हाउस को अपने कब्जे में लेके इंक्वायरी की जाए कि पैसा कहाँ से आया। जब ये दूरदर्शन में जोधपुर में था वहाँ पे इसने फ्रॉड किया था। जब गवर्नमेंट को नहीं इसने बख्शा तो बाहर वाले को किसको बख्शेगा। और इतने हेरा फेरियाँ की है इसने कि जिसकी हम गणना नहीं करा सकते। आज मैं तो सभी को संचेत कराना चाहता हूँ कि ये इनकी फ़ोटो है, ये बिंदु झा की है, ये सुनील झा की है। ये कभी भी आपसे किसी किस्म की बात करे तो आप संचेत हो जाएं कि वो ही ठग हैं जिन्होंने मेरे साथ ठगी की थी। और इनके चापलूसी से आप दूर हो जाएं, क्योंकि इतने चालाक हैं ये कि अपना प्रूफ नहीं रखते। और ये तो शुक्र मनाओ कि बैंक वालों ने कहा कि हम आपको इतना कैश नकद नहीं दे सकते, आप जिसको देना उसके नाम से आप पैसा भेज सकते हैं, चेक दे दो, आरटीएस करा दो। तब ये पैसा वाइट में बना। ये तो 2 नंबर में पैसा लेता है, मैं कभी किसी से लेके कभी किसी से लेके। ये मैंने 8,24,00,000 रुपये दिया हुआ इसको 2016 से लेके 2017 तक। और 17 में प्रोग्राम तो मेरा 31 जुलाई को समाप्त हो गया था, परंतु प्रोग्राम ये 31 अगस्त 2017 तक भी चलाता रहा, जबकि मैंने बंद कर दिया था। क्योंकि इसने, जब मैंने कहा था कि देखो भाई आप ना तो कोई आदमी रख रहे हैं और जो आदमी रखता हूँ उसको आप रुकने नहीं देते, और जिसको मैं टीवी पे चलाता हूँ उसको भी आप उल्टा सीधा करके हटा देते कि आपका प्रोग्राम ठीक नहीं है, तो आपके मन में है क्या? यदि आप नहीं चलाना चाहते मैं किसी और से चलाता हूँ। तो इन्होंने चौकीदार को कहा कि पंडित जी आ जाएं तो उनको अंदर नहीं आने देना, कहना कि मालिक इनकार कर गया कि आप अंदर नहीं जाएंगे, आप प्रोग्राम नहीं करेंगे। मैं बाहर से अपने आ गया और एक धर्मेंद्र जी थे, अशोक नगर में रहते हैं, ये भी दिल्ली में ही हैं। इनके पास स्टूडियो बनाने के लिए मैंने 35 लाख रुपया दिया था, इन्होंने 50 की डिमांड की थी। और जितनी मशीनें सारी मेरी अपनी खरीदी हुई हैं, पैसा मेरे से लेता रहा और सेकंड हैंड लाता रहा दूसरी जगह से। मेरे कहते नहीं मैं नहीं ला रहा हूँ, इस पर टैक्स लगेगा या वो, ऐसे बातें बनाता था। तो आज
मैं पूरे संसार से जो भी मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं उनको संचेत कर रहा हूँ कि कभी भी, और ये बिंदु झा और ये सुनील झा आपसे किसी का संपर्क करें लेन देन के बारे में, तो आप संचेत हो जाएं कि यदि आपने इनको कुछ दे दिया तो वापस नहीं आएगा, क्योंकि इनका काम है दूसरे आदमी को बेवकूफ़ बना के ठगने का। और इनके एक ही संतान है, लड़की, लड़का कोई नहीं है। और ये बेईमानी पता नहीं किसके लिए कर रहे हैं। और इनके पास दिल्ली के अंदर भी 6-7 जगहों पे ज़मीन है। ये चंद्र नगर में है प्लाट, जो कि 2 मंजिलें मैंने खुद बनवाई हैं, और इसमें भी सारे प्रूफ दिए हैं कहाँ से ईंट आई है। सीमेंट रोड़ी वजरपुर का एक कैश लेता था मेरे से, और भी जो सामान उसने मंगाया, जब मैं रसीद मांगता कहता रसीद किस चीज़ की, जो सामान ही आपका है। मैंने कहा भाई जिससे लिया कल को कोई चोरी का माल हो, कुछ हो, मैं पकड़ा जाऊँ। कहते नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। यानी बातों में आदमी को ऐसे घुमा देते हैं कि पूछो मत। और जब मेरा इसका 2010 में संपर्क हुआ था और मैं चैनल पे अपना स्वास्थ्य विचार प्रोग्राम देने गया था, तो गेट पे चौकीदार ने इनको बुला के कहा जी कि आपसे मिलना चाहते हैं। तो गेट से आके मेरे को अंदर ले गए, गाड़ी बाहर लगी रोड पे, अंदर से प्रोग्राम करा के मुझे गाड़ी में बिठा के गए। और जब भी मैं जाता था तो गेट पर लेने आते थे और गाड़ी में उठाते, किसी भी अंदर के आदमी से मिलने नहीं देते थे। या तो चौकीदार को जानता था मैं, या फिर इनको जानता था। बाकी जो प्रोग्राम करते थे उनका किसी के नाम का मुझे पता नहीं था। एक विवेक था जो कि ज़्यादातर मार्केट में रहता था। जब मैंने उससे बात की कि भैया ऐसे ऐसे है, मुझे कुछ दाल में काला लग रहे हैं, वो कहता है नहीं नहीं बहुत ईमानदार हैं, और मेरे को भी इन्होंने नौकरी दी है, और मेरे साथ तो बहुत अच्छा है, और जो भी आदमी आता है उसके साथ अच्छा है। आप कैश देने वाले तो जो चेक पे देते हैं 2-3 आदमी, बाकी तो हमारा कैश सारा ऐसे ही आता है, और हम उसकी रसीद भी नहीं देते। मैंने कहा भाई जे.के. श्रीवास्तव कौन है? कहते हैं इनका पार्टनर है। मैंने कहा फिर उसके साथ बेईमानी हो रही, उसका क्या होगा? तो कहते हैं नहीं ये बेईमानी नहीं करता एक पैसे की भी। और जब 2015 में इसको जे.के. श्रीवास्तव जी ने निकाल दिया और मेरे से कहा कि देखो मैंने आपको 2014 में कहा था चैनल बनाने के लिए, आपकी क्या सलाह है? और कत्यानी चैनल तो अब बंद हो गया। इतना मेरे से झूठ बोला था इसने। मैंने कहा जब बंद हो गया तो फिर क्या जाना हुआ। तो इसने जो जो भी मेरे को बातें कहता गया मैं करता गया। अब वहाँ पे जाके सारा कुछ खुद काम करवाया। बुधवार को जाके, बुधवार की मेरी छुट्टी होती थी, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक मैं नाड़ी परीक्षण करता, मरीजों को देखता था। और जो इसने पैसा लिया मेरे से 2,21,00,000 वो अपनी औरत के खाते में डलाया। और उसमें ये जो चैनल है ये साउथ में चलता था, और इसके मालिक जो लुधियाना में रहते थे, उन्होंने भी सारी स्टेटमेंट दी है EOW में कि पैसा जो है पंडित जी का है। परंतु उसके बाद भी अभी तक इस केस का कोई फैसला नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तो वकील बदल देता हर डेट पे, और उसके बाद फिर जज बदल जाता है, फिर नया जज आने में भी टाइम लगता है। जब अब पीछे टाइम रखा था कि आपकी सुनवाई की जाएगी, उसके बाद जज की बदली होगी। अब जो नया जज आया उसके पास 11 दिसंबर की डेट है। अब जाके मैंने यही सोचा हुआ है कि अब
वकीलों के बजाय मैं खुद ही खड़ा होऊंगा कि इस उम्र में मैं कितने दिन तक धक्के और खाऊंगा, और इन्होंने इतने साल हो गए, यदि इतने साल में मेरा पैसा बैंक में भी होता है कितना ब्याज बनता है इसका, आप उस बात पे फैसला करें। और मेरे पैसे से जो चैनल इन्होंने अपने नाम से करवाया, अपने और अपने साले के नाम से करवाया, वो चैनल आज भी चल रहा है। जबकि मैंने शास्त्री भवन में लिख के भी दिया और EOW से भी लिखा के दिलाया कि चैनल जो है पंडित जी का है। और उसके बाद उन्होंने कहा जी नहीं, हम तो कोर्ट का ऑर्डर माने। अब कोर्ट से भी ऑर्डर गए हुए को 3 महीने हो गए, अभी तक वो चैनल चल रहा है। ये तो हर जगह से पैसा कमा रहा है और किराए पे दे रखा है इसने चैनल, और मेरा पैसा बर्बाद हो रहा है और मुझे परेशानी दिन पर दिन बढ़ती जा रही। जिनसे मैंने पैसा लिया था अब वो भी मेरे को कहते हैं पैसा दो। अब पैसा मैं तब दूं यदि वहाँ से पैसा आ जाए। अब ऐसा चलेगा तो मैंने तो ये सोचा कि इस तरीक पे जो भी जज कहता है वो सुन करके उसके बाद हाई कोर्ट जाऊँगा, केस हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कराऊँगा। हाई कोर्ट में भी यदि यही चालाकी करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जाऊँगा, और वहाँ भी मुझे फैसला नहीं मिलेगा तो भगवान के ऊपर छोड़ूंगा। और जो मेरा फैसले में जज भी हेरा फेरी करेगा, इनकी मदद करेगा, उसको भी भगवान अपने आप दृष्टांत देगा। क्योंकि मैं गायत्री उपासक हूँ। मेरा रोज़ का नियम है 10,000 गायत्री जप, 2,000 मृत शिवनी महामृत जप, और हम हर रोज़ करना। उसके बाद मैं मरीजों को देखता हूँ। मरीजों को देखना टाइम मेरा 2 ही घंटे का, 10 से 12। और यहाँ पे ना तो किसी को मुंह से बोलना पड़ता है कि मुझे तकलीफ़ है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी पड़ती है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसके बाद रोगी को समझाया जाता है कि देखो मेरी दवाइयाँ जड़ी बूटियाँ हैं, इनमें कोई केमिकल नहीं है, ये अंग सुन नहीं करती, रोग जड़ से काटती हैं। यदि आप ये परहेज कर सकते हैं जो मैंने लिखे हैं तो आप दवाई लेना, परहेज नहीं कर सकते दवाई मत लेना। और ये दवाई जो भी मरीज खाता है जिस दिन आता है उसी दिन उसको 20% आराम मिल जाता है परमानेंट, चाहे रोग कितना पुराने से पुराना है। और आज मैंने जितने भी रोगियों को दवाई दी है, जिन्होंने मेरी दवाई खाई, आज पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। कैंसर 90% तक का, तो जिस दिन मेरे पास रोगी आता है उसी दिन उसका 10% कम हो जाता है। जिसको हफ्ते में 2 बार डायलिसिस हो रहा है, जिस दिन मेरे पास आता है उसी दिन डायलिसिस बंद हो जाता है। गठिए का मरीज है जो चल फिर नहीं सकता, अपने हाथ से खाना नहीं खा सकता, जिस दिन मेरे पास आता है उसी दिन उसको 20 से 25% आराम मिल जाता है और अपने आप चलना फिरना भी शुरू कर देता है। सोराइसिस का मरीज है, जिस दिन मेरे पास आता है उसी दिन उसको जो खुजा होती थी वो तो उसी दिन बंद हो जाती है और 2-2.5 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाता है। यानी संसार में ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका मैं उपचार नहीं करता। मेरा नियम है आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांझ से संतान उत्पत्ति कराना, न मर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना। आप हॉस्पिटल जाएंगे, किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपसे पूछेगा क्या तकलीफ़ है। आपके माँ को, बाप को, दादा दादी, नाना नानी चलते हैं, मामा मामी सारे चलते हैं। फिर वो अपनी समझ के अनुसार दवाई देता है। अब उसमें डॉक्टर का दोष तो है नहीं, क्योंकि उसने जो विद्या सीखी वही करेगा। अब जो फार्मेसियों से दवाई बन के आती है वो कितनी देर तक उस रोग को सुन करती है, क्योंकि मेडिकल में तो दवाइयाँ सुन करने की हैं। किसी रोग काटने की दवाई पूरे संसार में मेडिकल में नहीं है। और जो हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरल है, इसमें जो दवाइयाँ फार्मेसी में बनती हैं
उसमें दवाई की गुणवत्ता पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि वहाँ पे कोई बैठा नहीं है, ऐसा लेबर बैठी है, मालिक ने जो ऑर्डर दिया क्या क्या चीज़ मिलानी पीस के देनी वो है पैकिंग करके दे दी, लाभ दे ना दे उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। परंतु मेरे आश्रम में सब चीज़ की जिम्मेदारी है। जिस दिन रोगी आता है और नाड़ी परीक्षण के बाद दवाई खाता है तो उसी दिन खुद ही कहता है कि आज मुझे पता लगा कि दवाई ने असर किया। पहले शरीर सुन्न होता है, शरीर सुन्न नहीं हुआ, रोग में कमी आई। तो मैं इसी बात से बार बार कहता था कि खान पान, रहन सहन, जलवायु और वहाँ की हवा, इसके ऊपर जब आदमी चलता है, शुद्ध हवा मिलेगी आपको रोग नहीं आएगा, और रोग युक्त हवा आएगी आपको रोग तो मिलेगा। यदि आप लहसुन प्याज अदरक कच्चा खा रहे हैं तो आप जहाँ भयंकर प्रदूषण है वहाँ भी जाइए, जहाँ सांस आप छोड़ेंगे, जहाँ तक वो सांस की महक जाएगी वहाँ के कीटाणु नष्ट हो गए, आपको शुद्ध ऑक्सीजन आई, आपको रोग कहाँ से होगा। लहसुन प्याज अदरक संसार की वो वस्तु है जो हर किस्म के रोग के कीटाणुओं को ऐसे नष्ट करती है जैसे अग्नि कूड़े करकट को नष्ट करती है। और आज मैंने सिद्ध कर दिया कि जिसका उपचार कहीं नहीं उसका उपचार मेरे पास है। और जब रोगी ठीक होके डॉक्टर के पास जाता है और चेकअप करता है, उसको कोई रोग नहीं मिलता तो पूछते हैं कि आपने कहाँ से दवाई खाई। जब वो बताते हैं कि हम स्वस्थ विचार गए थे, वहाँ की दवाइयाँ खाई और जड़ी बूटी हैं, फिर वो एड्रेस लेते हैं उससे, उसके बाद वो फ़ोन करते हैं। फ़ोन पे जब मेरे से पूछते हैं कि आपने कौन सी दवाई दी है जिससे कि इस नंबर के रोगी को लाभ हुआ, तो मैं उनसे एक ही उत्तर देता हूँ कि देखिए मैं नाड़ी वैद्य हूँ, नब्ज में जो रोग मुझे मिलता है वो मैं जड़ी बूटियों से ठीक करता हूँ। ना तो मैं कोबरे सांप का जहर देता, ना बिच्छू का जहर देता, ना केमिकल देता, ना मरे हुए जानवरों का हड्डी का चूरा खिलाता। मेरा काम रोग काटना है, रोग को दबाना नहीं है। और फिर वो जब परीक्षा लेने के लिए आते हैं और नाड़ी परीक्षण किया जाता है, तो नाड़ी परीक्षण में जब मैं उनको कहता हूँ कि आपके इस अंग में ये रोग है, वो बहस करने लगते हैं कि नहीं है। तो इसका जब नाभ भी किसी की थोड़ी सी भी दाएं बाएं हट जाए तो उसका पेट नहीं अच्छा साफ होता, भूख उसकी कम हो जाती है, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती, पीते में तेजाब बढ़ जाता है, तो सबसे पहले शुगर होती है, फिर बीपी होता है, फिर हर किस्म के रोग पैदा होने शुरू हो जाते हैं। जब ऐसे हाथ मिलाए जाते हैं तो हृदय रेखा को, मस्तिष्क रेखा जो होती है, इसको मिला के ये छोटी उंगलियां मिलाई जाती है। यदि इनके पूर्वे दोनों बराबर है तो वो बिल्कुल ठीक है। यदि नाभि थोड़ी सी भी आगे पीछे है तो आगे के पूर्वे नहीं मिलेंगे, वो आगे पीछे होंगे। और फिर दूसरा तरीका है, वो ऐसे ना माने तो उसकी कमीज खुला दो, बनान पहन रखी उसको खुला दो, और इंची टेप लो, एक कोना सुंडी पे रखो और दूसरी तरफ से निप्पल पे रखो, पहले बाएं पे फिर दाएं पे। अब बायां निप्पल ऊपर है, दायां नीचे है, आपको कब्ज होगी। कब्ज होगी बीमारी हुई। जब उनको बताया जाता है तो अचंभे पड़ जाते हैं कि ये तो चीज़ हम जानते नहीं हैं। मैंने कहा कि आपने थ्योरियाँ पढ़ी है, आपने कौन सा प्रैक्टिकल किया? मेरे तो प्रैक्टिकल है, मैंने तो बचपन से विद्या सीखी है। अब मुझे किसी भी रोग के लिए ये नहीं पूछना पड़ता कि कहाँ तकलीफ है। नाड़ी परीक्षण में नब्ज खुद बोलती है कि मुझे इस हिस्से में ये कमी है। हम उस कमी को दूर करते हैं जड़ी बूटियों से, तेल की मालिश से, नाक में डालने की दवाई से,
आँख में डालने की दवाई से। अब जिसकी आँखों में चश्मा लगा है उसमें जो हम आँखों में दवाई डालने के लिए देते हैं, 3 बार दिन में डालें आँख में, 1 बार रात को, तो हर महीने उसके चश्मे का नंबर घटना शुरू होता है और 2-2.5 महीने में चश्मा उतर जाता है। जो भी रोगी मेरी आश्रम की दवाई खाता है, आँखों में चश्मा लगा है, तो 3 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसके चश्मे उतरने में। परंतु जिस दिन आता है उसी दिन उसको 5 से 10% आराम मिल जाता है। जिसकी आँखों में चुभन है, आँखों में दर्द है, आँखें सूजी हुई हैं, चुकरू हैं, पुंडाल हैं और रोए हैं, वो भी सारे के सारे समाप्त होते हैं। क्योंकि मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूँ, और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। किडनी की दवाई, कैंसर की दवाई पेटेंट है, बाकी दवाइयाँ रजिस्टर्ड है। आज चाहे आप कैंसर हॉस्पिटल में जाएं, चाहे हार्ट के डॉक्टर के पास जाएं, किसी के पास भी जाएं, वो आपसे पूछेंगे, मशीनों से टेस्ट करेंगे, फिर दवाइयाँ देंगे। वो सिर्फ सुन करने के लिए, रोग काटने की नहीं है। अब जिसकी शुगर 400 450 होती, जब मेरी दवाई खाना शुरू करते हैं उसी दिन से जो इंसुलिन लेता है उसकी इंसुलिन बंद हो जाती है। जो शुगर फ्री गोलियां खा रहा है वो गोलियां बंद हो जाती हैं, और 1.5-2 महीने में नॉर्मल 90-140 जो चाहिए वो ही रहती है। तो मैंने सारे संसार से एक निवेदन किया कि जिसका उपचार कहीं नहीं, जो थक चुका उसका उपचार है मेरे पास। आपको कहीं भी कितना भी भयंकर से भयंकर, कितना पुराने से पुराना जख्म है, जिस दिन मेरे पास आते हैं उसी दिन से उसको आराम आना शुरू होता है, और 1.5-2 महीने में वो जख्म बिल्कुल समतल हो जाता है और दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। आज पैर के तलुए से सिर के बाल तक का कोई रोग ऐसा नहीं जिसका मैं उपचार नहीं करता। और मैंने 2004 में जब मैं टीवी पे आया था तो मैंने आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरिस्ट का, एलोपैथी सबसे एक निवेदन किया था कि जो आप रोगी से पूछ के उपचार करते हो उपचार नहीं है। जो आप मशीनों से टेस्ट करके दवाई देते हैं वो भी उपचार नहीं है। उपचार वो होता है जो नाड़ी परीक्षण का ज्ञान है और जड़ी बूटियों की पहचान है, और खुद दवाई बनाने आती है तो उपचार कर सकते हैं। दूसरे की बनी बनाई दवाई देंगे, उसमें आपको क्या भरोसा कि इसमें कितनी दवाइयाँ पड़ी हैं, ये नुस्खा पूरा है या अधूरा है। तो उसमें आपका दोष नहीं है, वो उसका बनाने वाले का दोष है। आज सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, पुलिस कमिश्नर से और मिनिस्ट्री से, सब जगह से मुझे सर्टिफिकेट मिले हुए हैं दवाइयों के कि मेरी दवाइयाँ कितनी कारगर हैं। जब 2020 में ये बीमारी फैली और आदमी कैसे मरने लगे, तो पुलिस कमिश्नर प्रवीण रंजन जी, जिन्होंने मेरा केस दर्ज किया था, इससे पहले हैदर अली ने, राधे श्याम ने जो मेरा आईओ बने, उन्होंने कहा ये आपका केस नहीं बनता, केस को क्लोज करने लगे थे। और जब मैं सीपी के पास पेश हुआ तो उसने कहा कि नहीं केस तो और करेंगे। फिर मैंने हैदर अली से कहा कि आप नहीं कर रहे, मैं कोर्ट से कराऊंगा। जब प्रवीण रंजन जी ने केस दर्ज करवाया उसके बाद ये अरेस्ट हुआ, परंतु उसमें कपल एसीपी ने इसकी औरत को नहीं अरेस्ट करने दिया। और जब वो अरेस्ट हो गया, हाई कोर्ट में अपील की सुनील झा ने,
तो 3 बार इसको मौका दिया कि आप उसके साथ समझौता करो। इसने कहा आप केस उठा लो। मैंने कहा पैसा दे दे, मैं केस उठा लेता हूँ। इसने कहा पैसा तो आप भूल जाए, पैसा तो सारा खर्च हो गया है, अब मेरे किस काम का। मैंने कहा कि तेरे तो किस काम का, तेरे तो घर बन गया, मकान बन गया, मेरी मशीनें ले ली, ना तेने मेरी मशीनें वापस की, ना तू मेरा पैसा वापस कर, मैं कैसे आपके साथ समझौता करूं। मैं जे के श्रीवास्तव तो हूँ नहीं कि भैया बैठ जाओ। तो आपने चैनल पे घपला किया, आपकी औरत ने एयरफोर्स पे घपला किया। अब दोनों आप जे के श्रीवास्तव की निगाह से उतर चुके हैं। अब आपको दुनिया को ठग के खाना है। मैं तो केस नहीं उठाऊंगा, पैसा दो केस उठा लूँगा। फिर उसके बाद हाई कोर्ट से इसको कहा गया कि आप 2 करोड़ 21 लाख रुपए पहले जमा कराओ, फिर जमानत दी जाएगी। तो बार काउंसिल का जो इसका वकील था, उसने इसको बाहर निकलवा दिया, पैसे जमा नहीं करवाए। और आज तक वो पैसे जमाने हुए 2020 का केस है, 5 साल हो गए इसको भी अब। और अब फिर ये चालों पे चाले खेल रहा है। अब मैंने एक ही नियम रखा है कि 11 दिसंबर को जब डेट आएगी तो मैं जज से ही पूछूंगा कि देखिए अब 8 साल हो गए केस को चलते हुए, और ये जेल भी काट के आया। तो जेल ऐसे झूठी तो नहीं होती, जब केस में प्रूफ होते तभी तो जेल देते हैं। तो अब ये हर तरीक पे जो वकील बदलता है, किस लिए बदलता है कि केस लंबा चलता रहे। इनकी उम्र काफ़ी बुढ़ापा भी आ गया है, ये मर जाएंगे केस ख़त्म हो जाएगा और मेरा पैसा मैं हाजिम कर लूँगा। तो हाजिम तो मैं पैसा करने दूंगा नहीं। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि जब तक मेरा पूरा पैसा ना मिले और इसको दोबारा सलाखों के अंदर दोनों मियाँ बीबी को ना करा दूँ, तब तक भगवान मेरे को अपनी ग्रास में नहीं लेना। और जो मैं 10,000 गायत्री 2,000 मरीज शिवनी महामृतान जब करता हूँ, तो हमन पे एक ही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मेरे हाथ से किसी का बुरा नहीं कराना, और जिसने मेरे साथ बुरा किया उससे आप जानो को कैसे निपटना है। इतनी प्रार्थना करता हूँ मैं। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि मैं तो सिर उठा के चल सकता हूँ, परंतु ये छुप करके चलता है। यदि मैं इसको दिखाई पड़ जाऊं तो निगाह नीचे झुका लेता है। और जो सच्चा आदमी है, चोर नहीं है, वो हमेशा गर्दन उठा के बात करता है, नजर झुका के बात नहीं करता। आज जो केजरीवाल का हाल है, जितना केजरीवाल गंदा है उससे ज़्यादा गंदा ये है। अब केजरीवाल जगह जगह जाके कह रहा है कि मैं ईमानदार हूँ, मैं आपको बिजली मुफ्त दूंगा, पानी मुफ्त दूंगा, आपको तीर्थ यात्राएं कराऊंगा। ये सब कुछ बकवास है, ये कुछ नहीं करेगा। 2004 में ये ISI का एजेंट बना था, फिर खालसा स्थानियों का एजेंट बना, और आज इसने कितना पैसा शराब घोटाले में कितने घरों को बर्बाद किया, कितना पैसा लूटा। और कौन सा इसने महकमा अपने पास रखा था जिसकी फाइल पे साइन करता था, अपने घूमने के लिए फ्री रहा, और सिसोदिया को फंसा के रख दिया कि तू डिप्टी CM है, आप फैसले करो। उसको फंसाया, सारा कुछ करता गया।
आज जो कह रहा है कि मैं दिल्ली में दोबारा मुख्यमंत्री बन जाऊं, तो केजरीवाल जी इस बात को भूल जाएं, इस जन्म तो आप दोबारा कहीं के मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं। आगे 7 जन्म ले लेंगे तो भी जो इस जन्म में आपने दुनिया को लूट के खाया और दुनिया को बेकार किया, जिन के साथ अत्याचार करवाए, मुसलमानों को मस्जिद में जो पैसा बांटा, ये आपको दोबारा मुख्यमंत्री की सीट नहीं देंगे। आप तो ख्वाब ले रहे थे कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। आप बनारस में मोदी के साथ भी इलेक्शन लड़ने गए थे, परंतु मुंह की खानी पड़ी। और अब जो आपने जम्मू में जिताया है, अब वो भी उग्रवादी है और उग्रवादियों से ही आपने सारे काम करवाए। अब जितने भी आपके पास आ रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी से जाएं, चाहे कांग्रेस से जाएं, जिनको घपला करने के लिए बीजेपी ने टाइम नहीं दिया, उन्होंने छूट नहीं दी, वो भाग के आपके पास आए। ये क्या समझते हैं कि हम जीत जाएंगे? इनकी भी जमानतें जब्त होंगी। और आज तक आपने कहा था कि मैं जमुना जी को इतना साफ कर दूंगा कि आप बार बार इसमें स्नान करने आएंगे। और जितना गंद आपने जमुना जी में डुलाया, इतना और किसी ने नहीं डुलाया था। सड़कों का देखो क्या हाल कर रखा आपने। और मेरी कॉलोनी का पानी 2018 में काटा है और आज तक वो पानी नहीं जुड़ा। और मेरे प्लॉट की लंबाई 66 और 75 है। इसमें मैंने लेंटर डाल रखा था सड़क से 7 फुट ऊपर। जब रोड ऊपर उठता गया, लेवल में आ गया, तो आपने उस टाइम जो मैंने नाली बना रखी थी, उस नाली का लेंटर तोड़ा और आज तक वो लेंटर नहीं डाला। और सरिया भी उठा के ले गए और लेंटर में डाला, खुला पड़ा है। तो आप जब धार्मिक स्थानों पे भी इतना अत्याचार करते हैं, और ये केस मैंने अब कोर्ट में भी डाला है, और कितनी बार पश्चिम बिहार में झंडेवाला में गए तो वहाँ से एक जवाब मिलता, जी आपकी एप्लीकेशन स्वीकार नहीं की जाती क्योंकि आपके एमएलए ने इनकार रखा है कि यहाँ पे कनेक्शन नहीं देना अभी। तो जिनका जब पाइप दबाया था 2018 में, जिनको उस टाइम कनेक्शन दे दिए थे, उनका मीटर नहीं लगा, उनका पानी जा रहा है। परंतु जो ईमानदारी से काम करना चाहता है, उसको आज भी यहाँ पे सुविधा कोई नहीं है। और रोडों का हाल तो आपने कर दिया है कि थोड़ी सी बारिश हो जाए तो नाला बन जाता है। और जो मैंने नाली बनाई थी, शिविर बनाया था अपने मकान के आगे, उसमें 9 इंच की दीवार की गई थी ईंटों की। आपने जो भी नालियाँ बनाई है उसमें 4 इंच की दीवार है, 9 इंच की नहीं है। और थोड़ा सा पानी बरस जाए तो नालियाँ बिल्कुल बंद हो जाती हैं, तो रोड पे पानी आता है। तो आप कहते हैं कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, बहुत ही, तो आप 6 माइल से कंपाउंड कैसे उठा के ले गए? या आप पर्दे लगा रखे उनको कैसे उठा के ले गए? यदि आपके अंदर थोड़ी भी इंसानियत होती तो आप बुजुर्ग को जो धोखा दिया, वो धोखा देके आज राजनीति में इतनी ऐश नहीं करता। नौकरी कर रहा था, जो ईमानदार है वो नौकरी करता रहेगा, परंतु बेईमान और नौकरी नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे जितना घपला करना चाहते उतना नहीं कर सकते थे। और आपने तो सोचा था कि जो उग्रवादी में
तिहाड़ जेल में बंद है, मैं उसको आज़ाद करा दूंगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद और पन्नू से पैसा लेके आया था, वो पैसा भी आपका जो पचेगा नहीं। अब जो आप हमेशा गले में मफलर डाल के चलते थे, आपको प्रदूषण से बहुत तकलीफ होती थी, वो पोजीशन आप फिर आने वाली है। आप ये चाहें कि मैंने फलानी जगह इलाज करवा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, कुछ नहीं। जेल के अंदर कहते आज मेरी शुगर डाउन होगी, आज ये हो गया, आज वो हो गया। तो ये सारी आपकी बहानेबाजियाँ जो बड़ी जल्दी निकलने वाली हैं। अब आप जितना मर्जी जहाँ मर्जी घूम लें, आपको शांति नहीं मिलेगी। अब आपका दिन पर दिन गिरावटी जाएगी। आपको भगवान इतनी सज़ा देगा कि आप सांस छोड़ने में भी परेशानी महसूस करेंगे, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण है ये सब आपकी देन है। ना आप पंजाब में पराली इतनी जलाते, ना पंजाब का धुआं हरियाणा में होके दिल्ली में आता, ना ये दुर्दशा होती है। और जमुना जी में जितने भी नाले मिल रहे हैं, इसका किसी का नाले का पानी फिल्टर नहीं हो रहा है। यदि नालों का पानी आप फिल्टर करके जमुना जी में डालते तो जो जमुना जी की दुर्दशा हो रही है इस टाइम, वो दुर्दशा नहीं होती। और जो भी जमुना जी में हाथ भी धो लेता है, आज उसके हाथ में भी सोराइसिस हो रहा है। ये सब आपकी देन है। और कूड़े के ढेर सड़कों के किनारे कैसे लगे हैं, ये सब आपकी देन है। अब जो कॉलोनियों में लाइटें लगा रखी हैं, ये लाइटें भी आपकी पूरी काम नहीं कर रही हैं। आपने हर जगह घपला कराया है, कहीं पे भी आपने थोड़ा सा भी रहम नहीं किया। आप पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं, आपको शर्मलाज तो है ही नहीं। यदि थोड़ी सी शर्मलाज होती तो आप जो कहते मैं झुग्गियों में झोपड़ियों में रहने वाला है, और जब राजनीति में आया था कि मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे रेड लाइट नहीं चाहिए, मैं तो 2 कमरे में रहूँगा, मैं तो साधारण आदमी हूँ। अब जो पुराना मुख्यमंत्री का निवास था उसको कैसे गिराया, और नया शीश महल कैसे बना, और शीश महल में कितने करोड़ की हेराफेरी हुई, जबकि उस टाइम कोरोना लगा हुआ था और सब जगह कोरोना का उपचार चल रहा था, और आपका शीश महल बन रहा था। जो पैसा पब्लिक के ऊपर खर्च होना था वो आपके शीश महल पे खर्च हो रहा था, और शीश महल का जो आनंद आपको थोड़े दिन मिल गया। अब आप संसद के मकान में रहने गए हैं, वहाँ पे भी आपको ये चाहे कि सुख सुविधा मिल जाएगी पूरी, भगवान वहाँ भी आपको सुख सुविधा नहीं देगा। रात को नींद भर के आप सो नहीं सकते, दिन में आराम नहीं कर सकते, और जो आपके अंदर घुटन पैदा हो रही है राजनीति जाने की, ये घुटन आपको एक दिन टीबी का मरीज बना के छोड़ेगी। आज मैं सभी दिल्ली निवासियों से एक निवेदन कर रहा हूँ कि आम पार्टी का कोई भी उम्मीदवार आपके पास वोट मांगने आता तो उससे एक ही बात पूछो कि आपने भला किसका किया। मुसलमानों के अलावा आपने किसी का भला नहीं किया, किसी हिंदू का, किसी सनातनी का, किसी मंदिर का आपने थोड़ा सा भी उधार किया तो वो बता दो। और मस्जिदों में कैसे पैसे बांटे जा रहे हैं,
और जो कह रहा है कि मैं औरतों को मुफ्त सफ़र करा रहा हूँ, ये भी आपकी मनगढ़ंत बात है। जो इज्जतदार औरत है, जब वो खड़ी दिखाई पड़ती है तो ड्राइवर आपके मुंह मोड़ लेते हैं वहाँ से कि हमने देखा ही नहीं। उनको मुफ्तखोर कह के छोड़ देते हैं। और गाड़ियों की कितनी दुर्दशा आपने करा रखी है। जब शीला दीक्षित थी तो प्राइवेट गाड़ियाँ जो हैं, जब अपने पास गाड़ियाँ प्राइवेट चलाई थी तो उसमें भी सवारी को पूरी सुख सुविधा मिलती थी। अब नहीं है। आप ये चाहें कि गलोट आपको छोड़ के गया तो गलोट आपकी हेरा फेरी से दुखी होके गया है। यदि आपने उसको दुखी ना किया होता, उसके साथ अत्याचार ना किए होते, तो ये भी आपको छोड़ के नहीं जाता। आप बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, परंतु अपने वर्कर से काम वही कराते हैं जिससे आपकी भलाई हो, आपको कुछ मिले। अब आपने शराब का एक पे एक जो मुफ्त देने का रूल निकाला था, कितने घर बर्बाद किए आपने। और इस शराब ने कितने घरों को उजाड़ा। और आज भी ये चाहें कि आप शराब से, झूठे वैद्यों से और दुनिया को लूट करके अपनी ज़िंदगी स्वर्ग बना ले, स्वर्ग नहीं बनेगी, नरक जरूर बनेगी। क्योंकि आपने और आपके जो परमानेंट कन्फर्म मुलाजिम है, जिसने संसद को पीट दिया आपके घर के अंदर, ये चाहें कि हम सुख की नींद सोएंगे तो आप सोने नहीं मिलेगा। क्योंकि दुनिया जागृत हो रही है। जो कर्म आपने किए, आप चाहें कि मैं फरवरी में दोबारा मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, आप नहीं बन सकते। और मैं तो ये चाहता हूं कि दिसंबर जनवरी में आपकी परमानेंट निवास तिहाड़ जेल ही रहेगा। क्योंकि जिन शर्तों पे आपको जजों ने जमानतें दी थी, वो शर्तें सारे की सारी बिखरती जा रही हैं। अब इस बात को मानते हैं हम कि जिस औरत को आपने मुख्यमंत्री बनाया है, इस औरत ने आपसे थोड़ा ठीक ढंग से काम तो किया, परंतु ये चाहें कि दोबारा ये भी जीत के आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि दिल्ली के निवासी जो हैं सिर्फ जूठा खाने वाले, वो भले ही आपको वोट दे दें, परंतु जो सच्चा सनातनी है वो आपको वोट नहीं देगा। जहाँ पे भी आप खड़े होंगे वहाँ पे आपकी जमानत भी जब्त होगी। और एक सबसे बड़ी बात है कि आज पूरे संसार के अंदर ये सिद्ध हो गया कि जितना लुटेरा और जितना बेईमान केसरीवाल है, इतना और कहीं भी नहीं है। और आप जिस पाकिस्तान की गोदी में बैठ के, कनाडा की गोदी में बैठ के अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे, अब वो भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। और जो आपको हराम का पैसा ISI से या खालिस्तानियों से मिल रहा था, वो भी नहीं मिलेगा। और जो आप बिजली के बिलों में हेराफेरी कर रहे हैं, ये बिजली के बिल भी आपको
नर्क के लिए पौड़ियाँ लगा रहे हैं, आपको फंसाने का काम अच्छा कर रहे हैं। अब ये कोर्ट में केस जाएगा और कोर्ट आपसे पूछेगा कि पैसा आपने कैसे ठगा। जैसे शराब में आपने किस किस आदमी को फंसा के रखा और कैसा पैसा खाया और कितनों जिंदगियों का बर्बादी की, और जो सरकारी ठेके थे उनको कैसे प्राइवेट किया, ये सारे का सारा हिसाब आपको देना पड़ेगा। माँ बाप से चला नहीं जा रहा है, उनको पकड़ पकड़ के कैसे क्या कर रहा है, और शीश महल में कितना घोटाला किया कि चाबी जिसको देनी थी उसको दी नहीं, और चाबी उनको देके और अपना बड़ा स्वस्थ होकर निकले और चाबी दोबारा लेके अपनी जेब में डाल ली। ये सारे की सारी हेरा फेरियाँ सबके सामने जा रही हैं। यानी कि दिल्ली में ही हैं, पूरे संसार के अंदर जा रही हैं, और पूरे संसार से तेरे को बददुआएं मिले, शीश किससे नहीं मिल रही। अब मैं उन रोगियों से निवेदन कर रहा हूँ जिनको खांसी, नज़ला, जुखाम, सांस लेने में तकलीफ, सिर दर्द, उनको चाहिए कि लहसुन, प्याज, अदरक का रस निकाल के शहद में ताज़ा मिला के, यानी कि अभी निकाला और 2 घंटे तक रखा तब नहीं, जिस टाइम लेना उसी टाइम निकालो और शहद में मिला करके उसको चाटते जाओ, और जो पीसा है उसको भी खाते जाओ, तो आपको इस प्रदूषण में काफ़ी राहत मिलेगी। प्रदूषण को रोकने के लिए, फेफड़ों को ताकत देने के लिए, और जो प्रदूषण का असर फेफड़ों पे, सांस की नाली पे, शरीर पे पड़ रहा है, उसको नष्ट करने के लिए लहसुन, प्याज, अदरक से बढ़ के संसार में कोई दूसरी दवाई नहीं है। ये मेरा रोज का अपना अनुभव है। टीबी के मरीजों को यदि आप एक चम्मच अदरक, प्याज, लहसुन का रस, तीनों का 1 चम्मच, 2 चम्मच शहद में मिला के 3 घंटे बाद देते हैं, तो महीने 1.5 महीने में उनकी टीबी भी समाप्त हो जाती है। ये तो इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। लहसुन, प्याज, अदरक कीटाणुओं को मारने के लिए, और शहद अंदर जाके जिस ग्रुप का खून है उसी में जाके मिलता है, उसमें ताकत देने के लिए। जब आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, फेफड़ा शुद्ध हवा लेना शुरू करेगा, तो रोग कहाँ टिकेगा। आज पूरे संसार में ये कहें कि एलोपैथी में किसी रोग को परमानेंट ठीक करने की दवाई है तो कोई नहीं है, क्योंकि हम डॉक्टरों को दोष नहीं दे सकते। ये दोष उन फार्मेसियों के जो दवाइयाँ बनाती हैं। अंग्रेज़ों ने जो दवाइयाँ बनाई थी वो सिर्फ दवाइयाँ बनाई थी पैसा कमाने के लिए, किसी रोग को ठीक करने की दवाई नहीं बनाई थी। जहाँ पे तकलीफ है उस अंग को सुन कर दो, ठीक मत करो। परंतु स्वस्थ विचार में नियम है कि जिसका उपचार कहनी उसका उपचार मेरे पास है। और रोग आपका कोई भी है, जिस दिन रोगी आता है उसी दिन उसको 20% आराम तो परमानेंट मिल जाता है। आज मैं सभी श्रोताओं से एक निवेदन कर रहा हूँ कि जिसका उपचार कहनी उसका उपचार मेरे पास है। और जब रोगी थक जाए, उसको डॉक्टर हकीम हाथ खड़े कर दे कि आपका उपचार नहीं है, तब मेरे पास आइए। परंतु बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में, और जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं।
फिर उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ देता हूँ। इन दवाइयों का असर 10 सेकंड के अंदर अंदर शुरू हो जाता है और रोगी खुद अपने मुंह से कहता है कि आज मुझे इतने % आराम मिला। और मेरा काम है कि कोई भी रोग है रोगी से पूछ कर नहीं इलाज करता। नाड़ी परीक्षण में बात बढ़ा तो उसको घटाता हूँ, पित्त बढ़ा तो उसको घटाता हूँ, और जो चीज़ घटी है उसको बढ़ाता हूँ। तीनों का नॉर्मल करके रोग को काटता हूँ। तो मैं सारा काम जड़ी बूटियों से करता हूँ। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। नमस्कार।